दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं और समीकरण क्या होता है और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, इन सभी की परिभाषा बता चुके हैं। नोट्स आपको बनाना है तो मेरे साथ आप बनाते चाहिए, मैं आपको पूरा नोट्स बनवा दूंगा। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो चलिए सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या होता है दोस्तों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हिंदी से, संयोजन अभिक्रिया। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये क्या होती है, इसको आपको समझना होगा। सबसे पहले उदाहरण से हमने पहले देखा था कि क्या होता है जब हम यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं, H2O के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। आप जानते होंगे CaOH का ट्वाइस बन जाता है। ठीक है, CaOH का ट्वाइस बन जाता है। यानी जब हम कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH बन जाता है। आप कह सकते हैं बुझा हुआ चूना जिसको बोला जाता है, तो ये बन जाता है। अब आप सोचिए जब हम इसको इसमें से कराते हैं तो ये बन जाता है, लेकिन जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया CaOH का ट्वाइस की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो क्या बन जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, CaCO3 बन जाता है। आप जानते होंगे संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा होती है ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ जो होते हैं वो मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर एक होता है, आप जानते होंगे जब कार्बन जो है जल से अभिक्रिया करता है, किससे? सॉरी दोस्तों, ऑक्सीजन से करता है। कार्बन जो है ऑक्सीजन से करता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। आप जानते होंगे, हम संतुलित नहीं कर रहे हैं अभी, तो ये बना। संतुलित करना हम बताएंगे, बहुत ही सिंपल विधि, आप आसानी से संतुलित कर लेंगे आगे अगले लेक्चर में। तो यहाँ पर हम आज रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार ही पढ़ेंगे। तो जब कार्बन से मिलकर ऑक्सीजन यहाँ पर मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है, यानी जब देख सकते हैं दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, यानी यहाँ पर क्या होता है पदार्थ A और B मिलकर पदार्थ AB का निर्माण करते हैं, दोनों एक रूप में मिल जाते हैं। तो ये एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पर जल जैसे बनता है, ठीक है, सिंपल आप लीजिए जल H2O कैसे बनता है? H2 + O2 के रिएक्शन से जल बनता है, आप जानते होंगे। H2O बना तो ये क्या हुआ? दो पदार्थ हैं मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण कर लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गई? एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया हो गई। तो ये संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा आप क्या लिख सकते हैं? चलिए हम लिखते हैं। तो यहाँ पर आप संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिखेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ, देख सकते हैं दो पदार्थ यहाँ पर हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दो पदार्थ है, कोई भी आप ले लीजिए। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके किसी एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर संयोजन यानी क्या होती है, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेज यानी पदार्थ आपस में क्रिया कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दो पदार्थ हैं और एकल पदार्थ का निर्माण कर लिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये तो नहीं है, अब यहाँ पर ये दो पदार्थ हैं, एकल पदार्थ का निर्माण कर लीजिए। यहाँ पर सब देख लीजिए। तो ये और उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑक्साइड बनते हैं किसी तत्व के, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं। यहाँ पर आप देखिए थोड़ा, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है Mg + O2, तो क्या बन जाता है यहाँ पर? MgO बन जाता है। इसी तरह यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जब यहाँ पर कैल्शियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बन जाता है? Ca + O2, तो यहाँ पर बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये बन जाता है। इसी तरह मान लीजिए सोडियम जो धातु हो गई Na+O2, ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? Na2O, क्या बन जाएगा? Na2O। अब ये कैसे बना? तो देखिए सोडियम का जो आवेश होता है आप जानते होंगे +1 होता है और O का होता है -2। तो देखिए ये जब मिलेंगे दोनों Na+O2 जब मिलेंगे O, तो ये -2 है, ये यहाँ पर +1 है, तो ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर, तो ये बराबर बन जाएगा Na2O। ठीक है, इसी तरह K2O बनेगा, जानते होंगे आप, ये एक ही ग्रुप के तत्व हैं। इसी तरह मान लीजिए पोटेशियम के साथ यहाँ पर अभिक्रिया किया, O2 किया, तो यहाँ पर ये बन जाएगा K2O। बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। एल्युमिनियम के साथ यहाँ पर अभिक्रिया किया, Al के साथ अभिक्रिया किया ऑक्सीजन, तो यहाँ पर बन जाएगा Al, O2 यहाँ पर लिखा जाएगा Al।
ठीक है, Al2O3 बन जाएगा। इसी तरह मान लीजिए आयरन के साथ यहाँ पर अभिक्रिया किया, कितने उदाहरण लेंगे आप, Fe के साथ अभिक्रिया किया ऑक्सीजन, तो यहाँ पर बन जाएगा Fe, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा, Fe2O3 बन जाएगा। ये सब उदाहरण आप ले सकते हैं। तो इस तरह आप लिख सकते हैं, ये उदाहरण है, ठीक है। तो इनको आप अगर आप संतुलित करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे हम संतुलित करना आपको इनको सभी को बताएंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में। ये लेक्चर नंबर 2 है। इसके पहले लेक्चर नंबर 1 में हम बता चुके हैं क्या क्या है, सब कुछ आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। अब संयोजन अभिक्रिया हो गई। अब दूसरी इसी के विपरीत क्या हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया, जस्ट उल्टा इसका हो जाएगी। बस दूसरा क्या हो जाएगी यहाँ पर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको अंग्रेजी में बोला जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी आप परिभाषा क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप देखिए, इसको समझिए। यहाँ पर मतलब जस्ट उल्टा हो जाता है। ये जो एकल पदार्थ है ये वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर इन्हीं को हम ले लेते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है, जब हम इसको वियोजित करेंगे तो ये Mg में टूट जाएगा और प्लस ये O2 में टूट जाएगा, जस्ट विपरीत हो जाएगा, ठीक है, जब हम ऊष्मा देंगे या कुछ बाहरी यहाँ पर ऊर्जा यहाँ पर देंगे। इसी तरह सोडियम हो गया, जैसे Na2O है, ठीक है, यहाँ पर जब हम इसको ऊर्जा देंगे तो ये Na में टूट जाएगा और ये प्लस O2 में टूट जाएगा, मतलब कि उल्टा जस्ट हो जाता है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट आप ले लीजिए, CaCO3 हो गया, यहाँ पर ये टूट जाएगा, किस में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा, CaO में टूट जाएगा, प्लस यहाँ पर CO2 में टूट जाएगा, आप जानते होंगे। तो ये क्या हुआ, ये 2 या 2 से अधिक पदार्थ में टूट गया। अब इसी तरह मान लीजिए ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर एल्युमिनियम लिए थे, तो एल्युमिनियम आप ले लीजिए, Al2O3 यहाँ पर हम लिए थे, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, तो ये किस में टूट जाएगा, एल्युमिनियम में, और प्लस यहाँ पर O2 में टूट जाएगा। ये संतुलित नहीं है, संतुलित करके आप इसको बना सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गए। तो इसका आप परिभाषा क्या लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है, जस्ट आप उल्टा लिख देंगे उसके, कि जब एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो आप वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा लिख देंगे, जब एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एकल पदार्थ है और यहाँ पर ये 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण कर लिया। बहुत सारे ऐसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल यहाँ पर और भी लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिख देंगे, देखिए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए PB, यहाँ पर जो लेड नाइट्रेट है, ठीक है, मान लीजिए लेड नाइट्रेट, हम यहाँ पर पेन बदल लेते हैं, PbNO3 का टॉइज। ये जब दोस्तों वियोजित होता है, इसको जब हम ऊष्मा के रूप में देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो ये क्या होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। जब हम इसको ऊष्मा देते हैं तो यहाँ पर लेड ऑक्साइड में पहली बात तो टूट जाता है, यानी PbO में टूट जाता है, और दूसरी बात यहाँ पर NO2 में टूट जाता है, ठीक है, NO2 में टूट जाता है, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड में टूट जाएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन में भी टूट जाएगा। तो ये देख सकते हैं, एक पदार्थ 3 पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसीलिए यहाँ पर बोल दिया गया कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ, यानी 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6, कितने भी पदार्थ आप ले लीजिए। तो ये हो गया मतलब एक प्रकार से डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का यहाँ पर उदाहरण। जैसे कि यहाँ पर दूसरा एक और उदाहरण, मान लीजिए सस्ता उदाहरण लेते हैं, AgCl, ठीक है, AgCl जो है होता है, इसको जब हम तोड़ते हैं, AgCl2 एक्चुअली इसका नाम होता है, ठीक है, यानी सिल्वर क्लोराइड। ये जब टूटता है तो Ag में टूट जाएगा और प्लस Cl2 के रूप में टूट जाएगा। अब ये क्यों लिखा गया, अणु के रूप में गैसें हमेशा पाई जाती हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। मतलब क्या है, ये ग्रे कलर का रहेगा। तो ये हो गया। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, जब एकल पदार्थ वियोजित होकर, या एकल आप यहाँ पर लिख देंगे, सॉरी एकल, ठीक है, एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तो इसे वियोजन अभिक्रिया यानी डीकम्पोजिशन अभिक्रिया कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगली अभिक्रिया की ओर। अगली अभिक्रिया यहाँ पर होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो यहाँ पर अगला हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, यहाँ पर बोलने से ही पता चल रहा है, मतलब विस्थापित कर देना। आप यहाँ पर फिजिक्स में पढ़ते होंगे विस्थापन क्या होता है। विस्थापन का मतलब है एक वस्तु दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र कर देना। तो सेम इसी तरह रिएक्शन के साथ भी होता है। कोई एक पदार्थ जो अधिक शक्तिशाली है दूसरे पदार्थ को मतलब भगा देता है, एक प्रकार से आप इस तरह याद करेंगे। मतलब यहाँ पर आपको सक्रियता श्रेणी याद करनी होगी। यहाँ पर सक्रियता श्रेणी क्या होती है, तो यहाँ पर ये है सक्रियता श्रेणी। इसमें क्या होता है, जो नीचे आने वाले तत्व हैं ऊपर वाला तत्व उसको विस्थापित कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, फिर परिभाषा लिखते हैं।
यहाँ पर एग्जाम्पल मान लीजिए, यहाँ पर पोटेशियम का कोई हम एक पदार्थ ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए सोडियम अभिक्रिया यहाँ पर करता है, ठीक है, सोडियम यहाँ पर अभिक्रिया कर लेता है मैग्नीशियम से, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा अगर मैग्नीशियम को विस्थापित कर देगा, यानी Na2O बन जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन को विस्थापित कर देगा। मतलब कि अपने नीचे आने वाले तत्वों को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में उदाहरण यहाँ पर मिलेगा आयरन का, आयरन और कॉपर का, Fe का मिलता है। Fe जब अभिक्रिया करता है CuSO4 से, जब मतलब आयरन को, आयरन के चूर्ण को कह सकते हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है या कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, तो आयरन जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आयरन है वो कॉपर यहाँ पर उपस्थित है, कॉपर, और आयरन कहाँ पर है, यहाँ पर, मतलब कि कॉपर को आयरन विस्थापित कर सकता है। ये नीचे आने वाले तत्वों को विस्थापित कर सकते हैं, कोई भी तत्व जो उसके नीचे उपस्थित है। ये इसको आप याद कर लीजिए, मतलब बहुत ही आपको ये उदाहरण के तौर पर देने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। देखिए यहाँ पर क्या बना लेगा, या FeSO4 बना लेगा, प्लस यहाँ पर बना लेगा Cu को विस्थापित कर देगा, ठीक है, Cu को। तो ये आप देख सकते हैं, मतलब कि जिंक को इसी तरह आप ले लीजिए, जिंक मान लीजिए कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया किया, CuSO4 से किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब Fe यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, Cu यहाँ पर ZnSO4 हो जाएगा, ZnSO4, और यहाँ पर दोस्तों कॉपर को विस्थापित कर देगा। मतलब कि अपने नीचे आने वाले तत्वों को कोई भी तत्व विस्थापित कर सकता है। इसका मतलब है कि ये अधिक शक्तिशाली हैं। जैसे कि आप उदाहरण ले लीजिए, मैं मजाक नहीं उड़ाता किसी का भी, ठीक है, किसी के भी दिल को ठेस पहुँचाने वाली बात नहीं है। मतलब जो गरीब होता है वो अमीर लोग बहुत सताते हैं, आप जानते होंगे, आपके आसपास भी होता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये नीचे आने वाले तत्व जो हैं वो गरीब हैं, ऊपर आने वाले तत्व तो अमीर हैं। ये क्या करते हैं, इनको सताते हैं। मतलब कि ये कुछ भी अपने साथ लिए रहते हैं, कुछ भी अपना सामान, तो ये उसके सामान को छुड़ा लेते हैं जब उसके साथ मिलता है, यानी उसके साथ जब अभिक्रिया कर लेता है एक प्रकार से, जब उनको मिलते हैं तो उसके सामान को ये लोग ज़बरदस्ती मतलब छुड़ा लेते हैं और उसको भगा देते हैं कि चल पगला तू भाग, यहाँ से भाग। तो इसको भगा दिया, मतलब जिंक ने इसको भगा दिया, इसको, इसके सल्फेट आयन को छुड़ा लिया और जिंक को भगा दिया, बस इस तरह समझिए। तो यहाँ पर इसकी आप परिभाषा क्या लिखेंगे, जब कोई एक पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक में से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, या पदार्थ उसके यौगिक में से उसे हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तो इसे विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि ऊपर वाले जो तत्व हैं वो ज़्यादा अभिक्रियाशील हैं, मतलब जैसे पोटेशियम आप जानते हो बहुत अभिक्रियाशील तत्व है। इसको जब हम जल में डालते हैं तो ये क्या होता है, एक वो भी, मतलब जब जल में डालते हैं, चलिए ये वाला उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब इसको हम जल में डालते हैं तो क्या होता है, पोटेशियम को या सोडियम को, कैल्शियम को जल में डालते हैं तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। जब हम पोटेशियम को मान लीजिए जल में डालें, ये जल के साथ अभिक्रिया की, मतलब इसको जल में फेंक दिए, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर क्या बना लेगा, ऑक्साइड बनाने की जगह में ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के OH बना लेता है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देता है। मतलब ये सभी पदार्थों के साथ ये रिएक्शन नहीं होती, लेकिन कुछ जो बहुत अभिक्रियाशील पदार्थ है उनके साथ हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर कहाँ तक होती है, यहाँ मान लीजिए कैल्शियम तक हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम ले लिए दूसरा कोई सोडियम, ठीक है, सोडियम ले लिए, यहाँ पर फिर से H2O के साथ अभिक्रिया हो गई तो ये क्या बना लेगा, सेम यानी OH बना लेगा और यहाँ पर H2 बना लेगा। अब यहाँ पर सोडियम NaOH कैसे बनाया, OH का हम जानते हैं जो वैलेंसी होती है -1 होती है, और यहाँ पर K का जो होता है या Na का होता है वो +1 होता है, एक ही ग्रुप के तत्व हैं। तो ये क्या है, KOH या NaOH बना लेते हैं। तो इनको आप याद करिए बैलेंसी, तो आपको आसानी से आ जाएगा। तो देखिए अब क्या ये किया, यहाँ पर एक जो ये है इसको विस्थापित कर दिया, मतलब हाइड्रोजन को उसके यौगिक में, जल आप जानते हैं यौगिक है, तो उसके यौगिक यानी किसके यौगिक, जल के यौगिक में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिए। ये एक प्रकार का हाइड्रोजन का यौगिक है। तो यहाँ पर यही बोला गया कि जब कोई पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक में से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो लिख लीजिए आप, सिंपल है। अब एग्जाम्पल के तौर पर और समझते हैं। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, किसी को भी आप ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया किससे करा दें, मैग्नीशियम की अभिक्रिया अगर हम हाइड्रोजन के साथ करा दें, जैसे कि मान लीजिए Mg की अभिक्रिया हम करा दिए जल के साथ, यानी हाइड्रोजन के किसी यौगिक के साथ H2O के साथ करा दिए, तो यहाँ पर क्या होगा, कितने भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं अगर आपसे पूछे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये MgO बना लेगा, ठीक है, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता ये,
प्लस यहाँ पर H2 गैस तो विस्थापित ही करेगा, मतलब ऑक्साइड बना लेता है कभी कभी ये। तो ये क्या किया, विस्थापित कर दिया हाइड्रोजन को। देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन को इसके ले लिया, ये वाला इसको ले लिया और इसको हटा दिया, भगा दिया, मतलब ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ये आप कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर किसी को भी ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर पोटेशियम को ले लीजिए फिर से HCl के विलयन में, किस में ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में। तो क्या होगा, यहाँ पर जो होगा वो KCl बना लेगा, ठीक है, यानी इसका स्थान ले लेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। अब आप सोचेंगे ये H2 रूप में क्यों लिखते हैं, H क्यों नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर ये हमेशा अणु के रूप में पाया जाता है, ना कि परमाणु के रूप में, जो गैसें होती हैं, जैसे कि O2 हो गया, N2 हो गया, मतलब ये हमेशा मतलब अणु रूप में पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर इसी तरह सोडियम का आप ले सकते हैं। फिर से कितने एग्जाम्पल आप लेंगे, HCl के साथ अभिक्रिया करा दीजिए तो यहाँ पर सोडियम बना लेगा, NaCl बना लेगा और यहाँ पर H2 गैस विस्थापित हो जाएगी। इसी तरह आप ले सकते हैं, किसी के साथ भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों आप ले सकते हैं SO4 के साथ, यानी Na, मान लीजिए सोडियम को अभिक्रिया हम H2SO4 के साथ करा दिए, ठीक है, किसी यहाँ पर क्षार के साथ करा दिए। जो आप जानते हैं तेजाब जो होता है वो अम्ल है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, अम्ल है। अम्ल के साथ फिर कराए तो यहाँ पर क्या होगा, सोडियम यानी NaSO4 बना लेगा और यहाँ पर H2 गैस विस्थापित हो जाएगी। इसी तरह अगर हम यहाँ पर ले लें पोटेशियम ले लेते हैं, चलिए फिर से H2SO4 के साथ अभिक्रिया करा दिए तो यहाँ पर क्या बना लेगा, K2SO4 बना लेगा, सॉरी दोस्तों, यानी Na2SO4 हो जाएगा, K2SO4 हो जाएगा प्लस यहाँ पर H2 हो जाएगा। तो ये हो गया। किसी के साथ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो सक्रियता श्रेणी, इसको याद करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए आप इसको प्लीज़ 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 याद कर लीजिए। अब इसी तरह एल्युमिनियम की अभिक्रिया मान लीजिए करा दीजिए, किसी के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया करा दीजिए, किसके साथ, देखिए अब यहाँ पर अभी मैं और आपको समझा देता हूँ। एल्युमिनियम है ऊपर है, अब नीचे आने वाले तत्व के साथ किसके साथ अभिक्रिया करा दें, मान लीजिए Pb, ठीक है, PbNO3 के ट्वाइस के साथ करा देते हैं, ठीक है, यानी लेड नाइट्रेट के साथ यहाँ पर हम करा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा आप जानते होंगे। तो यहाँ पर नीचे आने वाले तत्व को विस्थापित कर देगा, यानी Al, ठीक है, AlNO3 का थाइज बना लेगा, क्या बना लेगा, यानी थाइज, और प्लस यहाँ पर किसको, Pb को विस्थापित कर देगा। इस तरह मतलब ये होता है, ये इसीलिए हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहे हैं ऊपर आने वाले तत्व। लेकिन अगर हम अभी देखिए हाइड्रोजन जो है वो कॉपर को विस्थापित कर सकता है, लेकिन कॉपर हाइड्रोजन को नहीं कर सकता है। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप बताना, ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं मैग्नीशियम, क्या लीजिए, ले लीजिए मैग्नीशियम ले लिए हम यहाँ पर। अब हम यहाँ पर KCl के विलयन से हम इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं, क्या अभिक्रिया होगी या नहीं, आप हमें बताइए। इसकी रिएक्शन न होगी, यानी नो रिएक्शंस, रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि ये विस्थापित ही नहीं करेगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, सेम उसी तरह पड़ा रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये आप कह सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह मान लीजिए अगर ऊपर जो नीचे तत्व है, मान लीजिए कॉपर की अभिक्रिया हम Cu की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं, ठीक है, H2O के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, नो रिएक्शन। इसीलिए आप जब देखते होंगे कॉपर में कभी जंग ज़्यादा नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता। कॉपर जो है वो एक स्वतंत्र तत्व है, मतलब ये किसी के साथ लड़ाई नहीं करता, मतलब ये एक प्रकार से स्वतंत्र है और किसी के साथ, जैसे नीचे आप देखते होंगे Ag महंगी होती है, यानी चांदी और सोना, क्यों, क्योंकि इनमें कभी जंग नहीं लगता। मतलब ये अभिक्रिया जब मान लीजिए सोना Ag की अभिक्रिया हो जाएगी जल के साथ, H2O में डाल देंगे या हवा में डाल देंगे तो ये अभिक्रिया ही नहीं करेंगे। इसी तरह Au जो होता है वो अभिक्रिया ही नहीं करेगा। जब हम इसको जल में डालेंगे या हवा के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो नो रिएक्शन, यानी कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसीलिए यहाँ पर आप देखते होंगे कभी भी कॉपर में जंग जल्दी नहीं लगता है, लेकिन आयरन में जो है वो जंग लग जाता है। क्यों, क्योंकि आयरन जो है वो हाइड्रोजन यानी जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है आसानी से। लेड में भी यहाँ पर जंग लग सकता है, जिंक में भी लग सकता है, एल्युमिनियम में भी रख सकता है, मैग्नीशियम में तो और भी लगेगा, और यहाँ पर कैल्शियम में तो और लगेगा, और सोडियम में तो एकदम मतलब जंग क्या लगता है, सोडियम में तो मतलब अगर आप डाल देंगे तो सोडियम को तुरंत ही विस्फोट हो जाएगा, विस्फोटक पदार्थ बन जाएगा। आप देखते होंगे प्रयोग जो करते हैं, सोडियम को जल में फेंक देते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ आग जल जाती है। अगर आपको जल में आग जलाना है तो आप सोडियम लीजिए, उसको जल में फेंक दीजिए, आग जल जाएगी, मतलब ये होता है। तो यहाँ पर मतलब आपको क्या समझ में आया, यहाँ पर ये समझ में आया कि जो नीचे तत्व हैं ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, ये किसी के साथ लड़ाई नहीं करते, मतलब यहाँ से यहाँ तक वाले तत्व। और ये क्या है, मध्यम अभिक्रियाशील है, ये नो अभिक्रियाशील हैं, इधर नीचे वाले, ऊपर वाले थोड़ा मध्यम अभिक्रियाशील हैं, और इसके ऊपर वाले बहुत ही अभिक्रियाशील हैं, और ज़्यादातर खासकर ये 3 ठो, मतलब पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम। तो ये आप लिख लीजिए। तो चलिए अब ये तो आप समझ गए। अब अगली अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। अगली अभिक्रिया जो है
उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर आप समझिए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, यानी इसको अंग्रेजी में बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ा तो उसको क्या बोला जाता है अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन ये डबल पदार्थ विस्थापित होते हैं, अदला बदली एक प्रकार से आयनों का होता है इसमें। मतलब दो पदार्थ हैं तो वो दोनों ही आपस में अदला बदली कर लेंगे, मतलब दोनों ही विस्थापित होंगे, एक दूसरे को कर देगा और दूसरा पहले को कर देगा। जैसे कि चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल थोड़ा सा लेते हैं। मान लीजिए कोई भी AB पदार्थ है, ठीक है। अब ये CD पदार्थ से अभिक्रिया कर लिया तो ये क्या बना लेगा, ये यहाँ पर AC बना लेगा, ठीक है। यानी A पदार्थ जो है वो C के साथ अभिक्रिया कर लेगा और B जो है वो D के साथ कर लेगा, तो ये क्या बना लेगा, प्लस यहाँ पर बन जाएगा BD। तो यहाँ पर मतलब चलिए एग्जाम्पल थोड़ा लेते हैं। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं सोडियम सल्फेट, ठीक है। पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं चलिए, Na2SO4। अभी हम इसको बनाए थे, कैसे बना था आप जानते होंगे। Na2SO4 की अभिक्रिया जब यहाँ पर बेरियम क्लोराइड से करवा देते हैं, BaCl2 से करवा देते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए क्या होता है। यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे से अदला बदली कर लेंगे, मतलब आयनों का आपस में आदान प्रदान एक प्रकार से आप कह सकते हैं होता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, Na2SO4 है तो यहाँ पर NaCl बन जाएगा और यहाँ पर बेरियम सल्फेट बना लेगा, BaSO4 बना लेगा। क्या बना लेगा, BaSO4। तो ये आप देख सकते हैं, मतलब ये वाला जो सोडियम था ये Cl के साथ अभिक्रिया किया और ये SO4 जो था ये बेरियम ये SO4 के साथ अभिक्रिया किया, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। देखिए दोनों को विस्थापित कर रहा है। अभी अगर एक पदार्थ हम लिए होते तो बेरियम में से सोडियम विस्थापित कर देता, लेकिन यहाँ पर हम दो पदार्थ ले रहे हैं, दोनों ही यौगिक हैं तो दोनों अदला बदली कर लेते हैं। मतलब इनको दोनों का हम जब विलयन बनाएंगे, दोनों को डालेंगे एक साथ, तो ये वाला जो है इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा और ये वाला जो रहेगा इसके साथ कर लेगा, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। इसी तरह चलिए दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा ग्रीन पेन का यूज़ करते हैं। मान लीजिए AgNO3 ले लेते हैं, AgNO3 का यहाँ पर ले लेते हैं उदाहरण। तो AgNO3 में क्या होगा, AgNO3 की जब हम मान लीजिए सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करवा देते हैं, किससे, सोडियम क्लोराइड से, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इससे अभिक्रिया कर लेगा, ये इससे कर लेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा AgCl, ठीक है। AgCl बन जाएगा और यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा प्लस NaNO3 बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल है इनका मतलब उदाहरण समझना। किसी का भी आप ले सकते हैं। आप मान लीजिए यहाँ पर ले लीजिए, आप किसी का भी ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए जिंक नाइट्रेट का ले लीजिए, ZnNO3 का ट्वाइज हो जाएगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि Zn का जो आवेश होता है 2 ठो होता है, तो ट्वाइज हो गया। प्लस NaCl से आप ले लीजिए, मतलब कितने यहाँ पर रिएक्शन लिखेंगे, कितने भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बना लेगा ZnCl बना लेगा और ये बना लेगा, क्या बना लेगा, ZnCl हो जाएगा और सोडियम नाइट्रेट फिर बना लेगा, यानी NO3 बना लेगा। मतलब आप देख सकते हैं कितने रिएक्शन आप भी लिख सकते हैं। जैसे कि चलिए दूसरा हम एक एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं। क्या लेंगे अब एग्जाम्पल आप बताइए, सिंपल है, कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर H2SO4 ले लीजिए, H2SO4 ले लिए। अब यहाँ पर इसकी अभिक्रिया हम जिंक किससे करवा देंगे, मान लीजिए, ठीक है, किसी से भी हम करवा सकते हैं। मान लीजिए जिंक नाइट्रेट से करवा दिए, ZnNO3 से करवा दिए, ट्वाइस यहाँ पर लगेगा। अब देखिए इसका क्या होगा, तो ये जिंक इससे अभिक्रिया कर लेगा तो ZnSO4 बन जाएगा, प्लस यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर इससे अभिक्रिया कर लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, HNO3 बना लेगा, सोडियम नाइट्रेट यहाँ पर हाइड्रोजन नाइट्रेट बना लेगा। आप देख सकते हैं कितना सिंपल से है यार, मतलब बहुत ही सिंपल आप लिख सकते हैं। कितने भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कितने भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर KCl आप ले लीजिए, फिर से KCl आप ले लीजिए और यहाँ पर जब किससे अभिक्रिया आप किसी से करवा दीजिए, जिंक हम अभी तक लिए थे, मान लीजिए मैग्नीशियम ले लेते हैं, MgSO4 ले लेते हैं, ठीक है। MgSO4 नहीं लेते, MgSO4 चलिए ले लेते हैं। तो ये किससे अभिक्रिया कर लेगा, अब ये K2SO4 बना लेगा और यहाँ पर बना लेगा MgCl2 बना लेगा। इस तरह होता है, मतलब कितने भी आप ले सकते हैं। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ एक्चुअली, ये वाला देख सकते हैं ट्रिक से, ठीक है, किसी से भी आप करवा सकते हैं। जैसे कि चलिए अब आगे हम एक और बहुत से एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम एल्युमिनियम की अभिक्रिया करवा रहे हैं, किसकी, एल्युमिनियम की मान लीजिए अभिक्रिया Al2SO4 का थाइज की अभिक्रिया करवा रहे हैं। हम इसको संतुलित तो अभी नहीं कर रहे हैं। इसकी अभिक्रिया मान लीजिए हम किसके साथ करवा दें, आप बताइए, AgNO3 के साथ करवा देते हैं। AgNO3 के साथ क्या होगा, एल्युमिनियम नाइट्रेट बना लेगा, AlNO3 का ट्वाइस बना लेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बना लेगा, यहाँ पर Ag सल्फेट बना लेगा प्लस Ag सल्फेट, AgSO4, ठीक है, ये बना लेगा।
तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं। तो आप यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा लिख सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया, देखिए 2 परिभाषाएं मैंने लिख दी है, आपको जो अच्छा लगे उसको याद कर लीजिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के समूह या आयन तथा दूसरा पदार्थ पहले पदार्थ के परमाणु के समूह यानी आयन के साथ अभिक्रिया करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर मेरा लिखने का मकसद यहाँ पर भी आयन था, ठीक है। समूह का मतलब आयन ही होता है, परमाणु के समूह को आयन कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के परमाणुओं के समूह या आयन तथा दूसरा पदार्थ पहले पदार्थ के परमाणुओं के समूह या आयन के साथ अभिक्रिया करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं इसको, क्या है, ठीक है। या में मैंने कर दिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान होता है। इसको थोड़ा आप समझिए। जैसे कि यहाँ पर मैं पहला यहाँ पर उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे पहले मैंने आपको दिया था, यहाँ पर पहला उदाहरण जो मैंने दिया था उसका मैं एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए बेरियम, ठीक है, बेरियम BaSO4, ठीक है, BaSO4 यहाँ पर अभिक्रिया कर लेता है। किससे करता है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे BaSO4 जो है मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर लिए। किसके साथ, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या बना लेगा, आपस में अदला बदली आयन का कर लेंगे। अब आयन क्या होते हैं आप जानते होंगे, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। आयन ये होते हैं जैसे कि Cl आयन के रूप में होता है, माइनस के रूप में, SO4 -2 आयन के रूप में होता है। मतलब परमाणु के समूह जो होता है, ये देखिए परमाणु के समूह हैं, इसी को आयन बोलते हैं। तो ये आयन का आपस में अदला बदली करते हैं। मैंने अदला बदली भी यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बना लेगा BaCl2 बना लेगा और यहाँ पर MgSO4 बन जाएगा, आप जानते होंगे। तो ये बना लिया। तो यहाँ देखिए अदला बदली एक्चुअली ये हो गया। देखिए कहाँ क्या हो गया, मान लीजिए ये पदार्थ जो है ये क्या किया, इसके साथ अभिक्रिया कर लिए, इसके पदार्थ के इसके साथ, और ये जो वाला जो था मैग्नीशियम ये इसके साथ अभिक्रिया कर लिए। तो अदला बदली कर लिए। तो यही जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे।